गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि स्वस्थ होंगे। सो बेटा, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द एग्रीकल्चर, और जो हमने आपको टेस्ट में दिया था वो इसका आज लास्ट टॉपिक है। एग्रीकल्चर जो कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है, और वो सभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है जो हम एवरीडे कंज्यूम भी करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे शुगर इंडस्ट्रीज है, कॉटन से रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज है, जूट इंडस्ट्रीज है, ओके। या हम कह सकते हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उन सब के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो सब एग्रीकल्चर ही देता है। और एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। हमने इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर रीड किया था ना, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उसमें फर्स्ट जो सेक्टर था वो क्या था? प्राइमरी सेक्टर ही था। प्राइमरी सेक्टर किसको रेफर करता है? एग्रीकल्चर को रेफर करता है, ओके। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम वो सभी एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं जो हमारे लिए डेली बेस की प्रोडक्ट फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करती है, और साथ में कुछ ऐसा ग्रेन भी होता है जो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम बिसाइड फूड ग्रेन। इट आल्सो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, या फिर एग्रीकल्चर के अंदर हमारे लिए जो एवरी बेस्ड फूड ग्रेन जो होता है वो सब प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर के अंदर, और साथ में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिसमें रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है। कहने का मतलब है प्राइमरी सेक्टर से ही आता है, चाहे फिर वो शुगर केन इंडस्ट्रीज हो, यानी शुगर इंडस्ट्रीज हो, ओके, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए मोस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है, ओके बेटा। सो अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स हैं? तो मेनली जो हम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को अगर हम देखते हैं तो इनका हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, द कल्टीवेशन मेथड हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली depending upon the characteristic of the physical environment, technology, know-how and socio-culture practices। इन सब के ऊपर बेस्ड करता है एग्रीकल्चर, कि हम कितना पॉपुलेशन है, एरिया क्या है, क्या हम वहां पर किसी तरह का टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें क्लासिफाइड करने में हेल्प करती है। किसका क्लासिफाइड? एग्रीकल्चर का। इन दैट रीजन हम यहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर को 3 कैटेगरीज में रखते हैं। हाउ मेनी? 3 कैटेगरीज में हम उसका फार्मिंग का टाइप रखते हैं, और फार्मिंग 3 टाइप्स में होती है। फर्स्ट जो कि हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। प्रिमिटिव का मतलब होता है परंपरावादी, जिसको हम लॉन्ग टाइम पीरियड से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लंबे समय से हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। कहने का मतलब है जब एक पार्ट 2 या 3 इयर्स के बाद में उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो हम उस प्लेस को शिफ्ट करते हैं, दूसरी जगह पर एग्रीकल्चर करते हैं। इन दैट रीजन हम इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर हम कहेंगे जूमिंग भी है, अलग अलग नाम है। कहीं पे इस पे मिल्पा भी कहते हैं, ओके। कंट्री वाइज इसके अलग अलग नेम्स होते हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पार्ट्स इन इंडिया। आज भी भारत के कुछ हिस्सों के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फॉलो किया जाता है। कहने का मतलब स्लैश एंड बर्न को फॉलो किया जाता है। स्पेशली कहाँ पर? जो रिमोट एरियाज है, फॉरेस्ट एरियाज है, वहां पर आज भी स्लैश एंड बर्न को यूज करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज में जो वहां के रहने वाले पीपल्स हैं अभी भी वही सिस्टम से चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़े हैं। वो किसके थ्रू कर रहे हैं फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के थ्रू। सेकंड पॉइंट,
इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसका दूसरा नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न भी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है, जूमिंग भी है। ओके, काफी सारे नाम है, 9th और 10th दोनों में बता रखे हैं। नेक्स्ट है द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। और बेटा जो सब्सिटेंस प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग होती है उसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बहुत ही जल्दी डिक्रीज हो जाती है। कारण है क्योंकि वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो उसकी फर्टिलिटी रिगेन होती है वो एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर के ऊपर डिपेंड है। यानी कि फिर 1, 2 या 3 साल के बाद में फिर से उसकी फर्टिलिटी रिगेन होती है। अगर उसमें हम कंटिन्यू एग्रीकल्चर करें, क्रॉप्स ले, तो 2-3 साल के बाद उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इन दैट रीजन हमें उस एरिया को लेफ्ट करके नया एरिया सर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। फार्मर्स जो होते हैं वो एक छोटा सा हिस्सा क्लियर करते हैं, उसको बर्न करते हैं, फिर एग्रीकल्चर करते हैं। ओके, ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग के, जो आज भी हमारे कंट्री के कई सारे हिस्सों में फॉलो किए जाते हैं। स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं या फिर उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन स्टेट्स के अंदर आज भी हमें ये प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग देखने को मिल जाती है। ओके बेटा, जिसको हम परंपरावादी, हिंदी में क्या कहते हैं? परंपरावादी कृषि। ओके, सेकंड है इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग में क्या होती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड। ये उन एरियाज में होती है जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है और लैंड यानी कि डिमांड ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है। इन दैट रीजन हम यहाँ पर कुछ बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। ओके, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और हम डिमांड्स को फुलफिल कर सके। ओके, सेकेंड पॉइंट द बायोलॉजिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। प्रिमिटिव में क्या होता है? नेचर के ऊपर डिपेंड है, हम वहां पर इरिगेशन फॉलो नहीं करते हैं। बरसात के अंदर जो भी पानी आता है या फिर उस लैंड के अंदर जो नमी बनी हुई है उसी से एग्रीकल्चर होती है, उसी से प्रोटेक्शन होता है। जबकि इंटेंसिव के अंदर हम इरिगेशन मेथड को फॉलो करते हैं, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स को फॉलो करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं, बायोकेमिकल्स का हम यूज करते हैं जिससे कि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट है नंबर 3, देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। और बेटा उस एरिया के अंदर जहां पर हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं वहां पर पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही होती है। इन दैट रीजन वहां पर हमें केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना ही पड़ता है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, हमें कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। इन दैट रीजन हम अपनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एरिया चाहे कम हो लेकिन हम उसमें टेक्निकल इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बेटा नंबर 3 टाइप जो है वो कॉमर्शियल फार्मिंग है। कॉमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पज ही क्या होता है? मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करना। और कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए हम अपने लिए नहीं, मोस्ट ऑफ किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो राइस हो। ओके, राइस जैसे सिंपल सी बात है, राइस का कुछ पार्ट हम यूज करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ हम जैसे हरियाणा के अंदर जो राइस है वो किस में आती है? कॉमर्शियल फार्मिंग में आती है। और जो इंडिया का दूसरा पार्ट है जैसे कि साउथर्न है या फिर ईस्टर्न पार्ट है, उस पार्ट के अंदर राइस किस में आती है? एक तरह से जैसे हमारे यहाँ पर हम वीट्स का यूज करते हैं उसी तरह से वहां पे राइस का यूज किया जाता है। ओके, कहने का मतलब वहां पर मेन प्रोडक्शन है, मेन फूड ग्रेन है राइस। लेकिन हरियाणा पंजाब के अंदर राइस किस कैटेगरी में है? कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आती है। उसी तरह से शुगर केन है, इंडिगो है, ओके, कॉटन है, ओके, जूट है, पल्सेस है, ये सब किस में आती है? कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती है। ओके बेटा, क्योंकि इसका मेन मोटो होता है मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करना। इसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के अंदर जैसे
फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सबको ग्रो किया जाता है। ये भी सब किस में आती है? कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही आती है। ओके, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा हम अपने लिए रख लेते हैं, कुछ हिस्से का मतलब नॉमिनल, और मोस्ट ऑफ पार्ट्स किसके लिए होता है? मार्केट सेलिंग के लिए होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इसमें बहुत ज्यादा हम केमिकल्स का यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। सेकेंड पॉइंट, द डिग्रीज ऑफ कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर वेरियस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और बेटा ये कमर्शलाइजेशन का जो क्रॉप्स है वो एरिया वाइज अलग अलग है। जैसे हम हरियाणा के अंदर राइस को क्या मानते हैं? कमर्शियल क्रॉप मानते हैं। बिहार झारखंड के अंदर वहाँ की मेन क्रॉप आती है, कहने का मतलब वहाँ पे फूड ग्रेन है, वो मेन फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। हमारे यहाँ पे किसको? व्हीट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3, अ सिंगल क्रॉप ग्रो ऑन अ लार्ज एरिया। और एक सिंगल क्रॉप ही लार्ज एरिया के अंदर ग्रो की जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, मॉडर्न इनपुट्स का यूज हो सके, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज हो सके, और डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। और इस जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें माइग्रेंट लेबर्स का ज्यादा हेल्प लिया जाता है ताकि जो लेबर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। ओके, और लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, द प्रोड्यूसर इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। और बेटा कई सारे जो इसमें प्रोडक्ट होते हैं, कई सारे जो क्रॉप्स होते हैं, उनका मोस्ट ऑफ पार्ट्स हम किस में यूज करते हैं? इंडस्ट्रीज में करते हैं। जैसे हमने शुगर केन का भी नाम लिया। ओके, शुगर केन, कॉटन भी है, जूट भी है, क्लियर, या फिर टी है, कॉफी है, ये सब, या फिर हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब किस में आती है? इंडस्ट्रियल पर्पज, या फिर हम कह सकते हैं कॉमर्शियल यूज में आती है। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको ये तीनों समझ में आए होंगे फार्मिंग के टाइप, जिसमें प्रिमिटिव यानी परंपरावादी, इंटेंसिव जो प्रेजेंटली मॉडर्न भी हम कह सकते हैं, और कॉमर्शियल फार्मिंग जो कि मेनली पर्पज क्या होता है? मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करना होता है। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ ले, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी लिखा रखे हैं। ओके बेटा, ठीक है, तो अपना केयर कीजिए, घर पे स्टे कीजिए, और पेरेंट्स को फॉलो करते रहिए। गुड बाय।